हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋषभ मीणा और आज हम इस वीडियो में हमारी वन शॉट कंप्लीट रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू करने वाले बेटा। जो आज हम इस वीडियो में चैप्टर को कवर करेंगे वो है रूरल डेवलपमेंट। बेटा रूरल डेवलपमेंट से सीबीएसई बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछ रही है, हाई ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछ रही है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट चैप्टर को कवर करूंगा। ठीक है, विद क्वेश्चंस कि कैसे क्वेश्चन सीबीएसई पूछ रही है और उनको किस तरीके से आंसर लिखना है। तो बहुत अच्छे से पूरे चैप्टर को कवर करूंगा, आपको कहीं भी दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोई भी बुक से। ठीक है, तो बहुत आराम से और बहुत सारी ही चीजों को कवर करेंगे। बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है सांसद आदर्श ग्राम योजना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इग्नोर्ड। ठीक है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के ऊपर इस साल के सैंपल पेपर में 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहीं से इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। बेटा अगर सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है तो एज इट इज आपके सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव पार्ट में इससे क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। ठीक है, तो सांसद आदर्श ग्राम योजना, तो सांसद आदर्श ग्राम योजना को पहले समझ लो। बेटा जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी आए, है ना, मतलब वो प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने एक योजना लागू करी। क्या कि जितने भी सांसद जीते हैं पूरे देश से, जितने भी एमपी है ना सांसद जीते हैं, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से वो जीते हैं वहां से एक गांव को आइडेंटिफाई करें और डेवलप करें। ठीक है, अपने अपने क्षेत्र से, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक गांव को आइडेंटिफाई करके डेवलप करना है टिल 2016। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी जीते थे और हर सांसद को 2 साल दिए गए कि आप एक गांव को आइडेंटिफाई करके डेवलप करो 2016 तक, और फिर 2019 तक 2 और गांव को डेवलप करना है। ठीक है, तो सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नीड टू आइडेंटिफाई एंड डेवलप वन विलेज फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, चलो, एक गांव को 2016 तक डेवलप करना था और 2 और गांव को 2019 तक डेवलप करना था। ठीक है, इसके बाद ऐसा नहीं है कि वो कोई भी गांव को आइडेंटिफाई करके डेवलप कर सकते थे, उसके लिए भी क्राइटेरिया था। तो बेटा ये क्राइटेरिया अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, ये ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। पॉपुलेशन क्राइटेरिया क्या था कि अगर वो सांसद, अगर वो एमपी प्लेन रीजन से है, प्लेन रीजन मतलब समतल इलाका जहां पे पहाड़ नहीं है, तो अगर वो प्लेन रीजन से जीता हुआ सांसद है तो उसको क्या करना है, एक ऐसे गांव को डेवलप करना है जिसकी पॉपुलेशन 3000 से 5000 के बीच में हो, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। ठीक है, और अगर वो हिली रीजन में है, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश जैसे एरिया में है, तो पॉपुलेशन का क्राइटेरिया है 1000 टू 3000। बेटा हिली रीजन में पॉपुलेशन कम रहती है ना, पहाड़ों में क्या है लोग कम रहते हैं, तो वहां की पॉपुलेशन क्राइटेरिया कम थी 1000 से 3000। ठीक है, और इट शुड नॉट बी एमपीज ओन विलेज और स्पाउसेस विलेज, मतलब वो उस सांसद का खुद का गांव नहीं होना चाहिए। ठीक है, जहां से वो जीता है वो अपने गांव को डेवलप नहीं कर सकता है, और ना वो अपनी पत्नी, अगर वो मेल है तो वो ना अपनी पत्नी के गांव को डेवलप कर सकता है, अगर वो फीमेल है, जो सांसद फीमेल है, तो वो अपने पति के गांव को डेवलप नहीं कर सकती है। तो ये थी बेटा आपके लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना, सैंपल क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा जनधन योजना। बेटा रूरल डेवलपमेंट में सीबीएसई स्कीम बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल। आप पिछले कुछ ट्रेंड को एनालाइज करोगे तो ये जो पूरी यूनिट है ना, चैप्टर 4, 5, 6, 7, ठीक है, तो इस पूरी यूनिट से करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं स्कीम बेस्ड। ठीक है, इसलिए स्कीम्स को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट स्कीम है जनधन योजना। बेटा जनधन योजना क्या थी, ये भी 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए सरकार में, तो उन्होंने एक योजना लागू करी। अब योजना में क्या था कि देश के लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना था। उन्होंने ये देखा कि देश के कई लोग ऐसे हैं जिनका बैंक में अकाउंट नहीं है,
तो उन्होंने एक स्कीम लागू करी, एक योजना लाया कि देश के लोगों को पहले बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, एट जीरो बैलेंस कि आप खाता खुलवाओ, आप पैसा मत डालना, कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा हो तो डालो, नहीं तो कोई बात नहीं, बैंक आपका जीरो बैलेंस में अकाउंट खोलने को रेडी है। ठीक है, तो ओपनिंग बैंक अकाउंट एट जीरो बैलेंस, ठीक है, जीरो बैलेंस पे लोगों के अकाउंट खोले गए। क्या पर्पस था, टू कनेक्ट पीपल विथ फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम, कि लोगों को कनेक्ट किया जाए फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से, फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से कनेक्ट किया जाए। ठीक है, और नेक्स्ट, टू डेवलप कल्चर ऑफ डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के कल्चर को डेवलप करने के लिए ये स्कीम या ये योजना लागू की गई थी। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का मतलब क्या, कि बेटा अगर एक पर्सन बैंक से नहीं जुड़ा हुआ है तो वो जितने भी पैसे बचाएगा, जितनी भी बचत करेगा, वो अपने घर में कैश के रूप में करेगा। ठीक है, कि वो पैसा बचाता जाएगा और कैश रखता जाएगा। लेकिन अगर वो बचत बैंकिंग सिस्टम में आ जाए, मोबिलाइज हो जाए, ठीक है, अगर वो डिपॉजिट जो उसने घर में रखा है वो बैंकिंग सिस्टम में मोबिलाइज हो जाए, तो बैंक क्या करेगी, उसका लेंडिंग पर्पस पे, प्रोडक्टिव पर्पस पे यूज करेगी, और इससे देश की क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। देश में पैसा रोटेट होना चाहिए, एक जगह रहेगा तो वो किसी काम का नहीं, अगर वो रोटेट होता रहेगा तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा। तो यही उनका मकसद था कि टू डेवलप कल्चर ऑफ डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, बेटा ये कीवर्ड है। ठीक है, और क्या किया गया बेटा, फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का एक बेनिफिट ये भी था कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल्स हैं उनको जो सब्सिडीज दे रही है, जैसे एलपीजी सिलेंडर्स पे उनको सब्सिडी मिलती है, तो अब क्या है, वो सब्सिडी उनको कैश में नहीं मिल रही है, अब वो उनके डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो ये थी आपके लिए जन धन योजना। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं बेटा रूरल डेवलपमेंट, जो इस चैप्टर का नाम है रूरल डेवलपमेंट। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, क्योंकि 2 मार्क्स में डेफिनेशन आई हुई है सीबीएसई में। तो रूरल डेवलपमेंट का मतलब हुआ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस अटेम्प्टिंग टू इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट ऑफ रूरल लाइफ। बेटा रूरल डेवलपमेंट क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस का मतलब डिस्क्रिप्टिव, बहुत डिटेल में, है ना, विस्तार से। तो विस्तार से एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, समाज और इकोनॉमिक, सोशियो और इकोनॉमिक प्रोसेस है, अटेम्प्टिंग टू इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट ऑफ रूरल लाइफ। कि ये रूरल डेवलपमेंट का मतलब है कि सारे ही एस्पेक्ट को डेवलप किया जाए, कवर किया जाए, ये ऐसा प्रोसेस है। ठीक है बेटा, डेफिनेशन याद होनी चाहिए। अब रूरल डेवलपमेंट का मतलब इस चैप्टर में जो हमको पढ़ना है वो ये है कि रूरल एरिया में रहने वाले लोग, है ना, बहुत ध्यान से सुनना, कि जो रूरल एरिया में लोग रह रहे हैं उनकी इनकम अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। ठीक है, उनकी इनकम अर्निंग कैपेसिटी को कैसे बढ़ाया जाएगा, कि जो वो इनकम सोर्स पे है, मतलब जिस चीज पे वो ऑलरेडी डिपेंड है, किस चीज पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, तो ऐसा कुछ किया जाए कि एग्रीकल्चर से वो लोग ज्यादा कमाने लग जाएं, या फिर एग्रीकल्चर के अलावा अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उनके लिए क्रिएट की जाए। ठीक है, तो कुल मिला के ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर का, कि हमें गांव में रहने वाले लोगों की इनकम अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब सबसे पहले इनकम अर्निंग कैपेसिटी से पहले ध्यान से समझना कि सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या आती है। प्रॉब्लम ये है बेटा कि हमारे पास जितनी एग्रीकल्चरल लैंड अवेलेबल है उस पे जितना प्रोडक्शन हो सकता है उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, ध्यान से समझना, पहले प्रॉब्लम समझ लो फिर सॉल्यूशन समझाऊंगा। ठीक है बेटा, मान लो कि ये फार्मर है, अब इस फार्मर के पास 1 एकड़ लैंड है, कितना है, 1 एकड़ लैंड है, जिसके ऊपर ये 1000 केजी का प्रोडक्शन आराम से कर सकता है। ठीक है, 1 एकड़ लैंड पे ये 1000 केजी का प्रोडक्शन आराम से कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ कितना प्रोडक्शन कर रहा है, 500 केजी का ही प्रोडक्शन कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसके पास उतने ही प्रोडक्शन के रिसोर्सेज अवेलेबल है। रिसोर्सेज से मेरा मतलब है कि पैसा। अब उसकी जमीन पे वो 1000 किलो आराम से प्रोडक्शन कर सकता है, लेकिन उसके पास
कितने का पैसा अवेलेबल है? 500 केजी का ही अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा कम है। अब पैसा कम है से मतलब कि अगर उसके पास मतलब जमीन तो है लेकिन उसके पास जो सीड्स खरीदने का पैसा है ना, फार्मिंग में पहले बेटा पैसा लगाना पड़ता है, ठीक है, तो सीड्स खरीदने का पैसा, उसके बाद फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, फसल 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 हो गई है तो उसको काटने के लिए लेबर लगेगी, फिर ट्रांसपोर्ट करने के लिए लेबर लगेगी, फिर वो बिकेगी तब जाके अपने हाथ में पैसा आएगा। तो ये 3-4 महीने उसको एग्रीकल्चर करने के लिए पैसा हाथ में चाहिए। अगर वो पैसा कम है तो फार्मर क्या करता है? कम प्रोडक्शन करता है, जिसकी वजह से उसकी इनकम अर्निंग कैपेसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अगर हम लोग मतलब अगर गवर्नमेंट सोइंग टाइम पे, है ना, फसल को बोने के टाइम पे फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड कर दे तो वो क्या करेगा? 500 केजी की जगह 1000 केजी वीट का प्रोडक्शन कर पाएगा, जिसकी वजह से उसकी इनकम अर्निंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाए वो लोग रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट गिवन टू द रूरल पीपल टू मीट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, ठीक है बेटा। अब इस रूरल क्रेडिट की नीड क्या थी? ये सीबीएसई पूछ चुका है, ठीक है, कि रूरल क्रेडिट की क्या नीड थी, क्या जरूरत थी। तो रूरल क्रेडिट की क्या नीड थी? देयर इज अ लॉन्ग टाइम गैप बिटवीन सोइंग ऑफ सीड्स एंड एक्चुअल रियलाइजेशन ऑफ इनकम। मतलब कि बीज बोने से लेके इनकम होने तक, है ना, इस बीच में बहुत ज्यादा टाइम गैप है। 3 से 4 महीने लगते हैं एक फसल को बोने से लेके उस फसल को बड़ी होने तक, काटने तक और मार्केट में बिकने से पैसे आने तक। तो ये 3-4 महीने फार्मर्स की जेब में पैसा होना चाहिए, इसीलिए रूरल क्रेडिट की जरूरत थी। ये भी सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब रूरल क्रेडिट क्या होता है वो देखा, उसकी नीड क्या थी वो देखी। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बात करते हैं कि इस चीज को आइडेंटिफाई करने के बाद गवर्नमेंट ने रूरल क्रेडिट का जो प्रोसीजर है उसको आसान बनाने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को ओपन किया। बेटा ऐसा नहीं है कि फार्मर गवर्नमेंट से पहले, जब तक गवर्नमेंट के दिमाग में ये नहीं आया था उससे पहले क्या उनको कर्जे की जरूरत नहीं पड़ती थी? पड़ती थी, पर वो कहाँ से पैसा ले लेते थे? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या होते हैं? साहूकार्स, मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का मतलब होता है बेटा नॉट ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, ठीक है। वो किससे पैसा ले रहे हैं? अपने रिलेटिव से पैसा ले लेते हैं, या फिर गांव में कोई एक बड़ा इंसान है, जमींदार है, साहूकार है, मनी लेंडर्स है, इनके पास बहुत पैसा है तो वो उनके पास जाके पैसा ले लेते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं? बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे, तो वो फार्मर्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे। तो बैंक गवर्नमेंट ने क्या करे? इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ओपन किए। जैसे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या होते हैं बेटा? विच आर ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक्स, है ना, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, नबार्ड और सेल्फ हेल्प ग्रुप, बहुत सारे होते हैं। जो भी ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट है वो क्या है? इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है, ठीक है। अब इन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नबार्ड और सेल्फ हेल्प ग्रुप। इनको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है, तो ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आओ डिटेल में समझते हैं। चलो पहले नबार्ड को देखते हैं। नबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। अब ये कब स्टैब्लिश हुआ था बेटा? 1982 में ये स्टैब्लिश हुआ। कब स्टैब्लिश हुआ? 1982 में। और ये क्या है? एपेक्स बैंक है। एपेक्स बैंक का मतलब रूरल डेवलपमेंट में, रूरल डेवलपमेंट करने के लिए इसे टॉप बैंक बोला जाता है, सबसे ऊपर। ये बैंक का एस्टेब्लिशमेंट ही इसलिए हुआ कि उसको रूरल डेवलपमेंट करना है। तो ये एपेक्स बैंक है दैट प्रमोट्स सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड क्रेडिट टू द फार्मर्स एट चीप रेट्स। मतलब बैंक को क्यों एस्टेब्लिश किया गया? ताकि रूरल डेवलपमेंट हो पाए। और कैसे होगा? कि
फार्मर्स को या रूरल पीपल को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्रेडिट मिल जाए, है ना। साहूकार और ये लोग बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते थे, तो अब उनको कम रेट पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करने के लिए इस बैंक को ओपन किया गया, ठीक है। क्यों? टू असिस्ट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है। तो ये था आपके लिए नाबार्ड। यहाँ से शॉर्ट नोट या डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो ये चीजें आपको काम आएगी बेटा उस क्वेश्चन का आंसर करने में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप और माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम, बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 19 मार्च के पेपर में आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप और माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, दोनों का मतलब सेम ही है ना, कंफ्यूज नहीं होना। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है पहले मैं समझा देता हूं आपको। जो फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम है जितना भी था, नाबार्ड, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। अब इन बैंक से क्रेडिट लेने के लिए, इन बैंक से क्रेडिट लेने के लिए एक फार्मर को कुछ ना कुछ कोलैटरल रखनी पड़ेगी। कोलैटरल का मतलब कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा और उसके बदले में बैंक उनको लोन देगा, ठीक है। लेकिन जो छोटे फार्मर्स हैं बेटा उनके पास कुछ भी गिरवी रखने के लिए नहीं है, तो वो लोग क्या है, फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम से लोन नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो इस चीज में एक गैप आ गया, ठीक है, कि जो छोटे और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके पास कोलैटरल रखने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम का फायदा नहीं उठा पा रहे। तो इस गैप को किसने फिल किया? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप इमर्ज टू फिल द गैप इन फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम। फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में जो गैप था वो किसने फिल किया? सेल्फ हेल्प ग्रुप ने। बिकॉज फॉर्मल डिलीवरी मैकेनिज्म हैज प्रूवन इनएडिक्वेट। जो फॉर्मल डिलीवरी मैकेनिज्म था, जो फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम था, वो इनएडिक्वेट प्रूव हो चुका था, क्योंकि वो इतना क्रेडिट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, सबको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, तो वो इनएडिक्वेट था, ठीक है। जो मैंने आपको समझाया, सिंस कोलैटरल इज रिक्वायर्ड मोस्ट ऑफ द पीपल आर आउट ऑफ क्रेडिट ऑटोमेटिकली, ठीक है। ऑटोमेटिकली कई लोग उस क्रेडिट सिस्टम से बाहर हो गए अपने आप। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ कोलैटरल रिक्वायर होती थी मेनली। हाँ, अब उन लोगों की मदद किसने करी? सेल्फ हेल्प ग्रुप ने। सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या है बेटा, कि 50 लोग मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं, उसमें हर महीने कुछ ना कुछ कॉन्ट्री करते हैं, और जिस एक पर्सन या 2 पर्सन को पैसे की जरूरत होती है तो वो पैसा उसको दे दिया जाता है विद वेरी लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो 50 मेंबर्स में से जिसको भी पैसा लिए चाहिए होता है तो वो पैसा ले लेते हैं विद वेरी लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट, और कोई कोलेटरल नहीं चाहिए रहता है उससे लोन लेने के लिए, ठीक है। तो अब ये देखा गया है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो लोन लिए जा रहे हैं, जो क्रेडिट लिया जा रहा है, वो कंजप्शन पर्पस के लिए है या प्रोडक्टिव पर्पस के लिए है। तो वो मेनली किस लिए है बेटा, ये याद रखना पड़ेगा आपको। वो किस लिए है? कंजप्शन पर्पस के लिए है। और जो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैं वो कौन है? वो वुमेन है ना। ज्यादातर सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर्स कौन है बेटा? वुमेन है, ठीक है। तो ये था आपके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप या माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम। ये सारी चीजें आपको 19 मार्च के पेपर में जरूर ये क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हमने रूरल क्रेडिट को समझा, रूरल क्रेडिट की नीड क्या है उसको समझा, रूरल क्रेडिट के सोर्सेस क्या हैं, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस को समझा। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस में 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, नाबार्ड और सेल्फ हेल्प ग्रुप को डिटेल में समझा। अब समझते हैं कि रूरल क्रेडिट में प्रॉब्लम क्या क्या है। अभी भी हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन उतना नहीं है जितना होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या प्रॉब्लम आ रही है रूरल क्रेडिट में वो समझते हैं। इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। बेटा हुआ क्या कि जब रूरल क्रेडिट के लिए इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को ओपन किया गया, तो ऐसा किया सरकार ने कि 5-7 गांव के बीच में एक बैंक है, ठीक है। 5-5, 6-6 गांव के बीच में एक बैंक आ रहा था। अब हुआ क्या कि 5 गांव के बीच में अगर एक बैंक है तो बेटा जो लोग दूर रहते हैं वो गांव वाले बैंक तक अप्रोच ही नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको यह लगता था कि यार कौन जाएगा वहां तक इतनी दूर तक, फिर अगर जाएंगे तो बैंक वाले बोलेंगे कि अरे ये डॉक्यूमेंट तो आप लेके ही नहीं आए, तो फिर वापस से वो लोग वापस जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत एक लेंदी प्रोसेस था,
ठीक है। तो 5-7 गांव के बीच में एक बैंक होने की वजह से रूरल क्रेडिट उतना सक्सेस नहीं हो पाया। तो इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। उसके बाद इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, मतलब बेटा हमारा देश ऐसा है कि 65 to 75% लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, और उसमें रूरल पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है। तो अगर सबकी मदद करनी है, ठीक है, रूरल एरिया की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, तो हमें बहुत ज्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, और उतने हमारी सरकार के पास हमारे सिस्टम में नहीं थे। ठीक है। नेक्स्ट, इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन। बेटा इसका मतलब ये है कि मान लो कि एक फार्मर ने सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, कोलैटरल भी रख दिया, ठीक है, तो उसको चाहिए था मान लो 10 लाख का लोन, और बैंक वाले कह रहे थे कि हम तो सिर्फ 5 लाख ही लोन आपको दे पाएंगे। तो क्या बेटा वो फार्मर की मदद हो पाएगी? थोड़ी बहुत मदद होगी, पूरी मदद तो बैंक नहीं कर पाया। तो जितने अमाउंट की उसको जरूरत थी उतना अमाउंट बैंक ने उसको नहीं दिया। ठीक है। तो इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन। ठीक है। नेक्स्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ग्रोइंग ओवरड्यूज। बेटा ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे बैंकिंग सिस्टम की, कि सरकार एग्रीकल्चरल लोन बांट तो रही है, लेकिन उन एग्रीकल्चरल लोन का डिफॉल्ट रेट बहुत ज्यादा है। डिफॉल्ट का मतलब कि एक फार्मर ने लोन लिया है ना, अब उस फार्मर ने लोन ले तो लिया, लेकिन वो उसको रीपे नहीं कर रहा है। तो जब वो रीपे नहीं करेगा तो वो क्या हो गया? लोन डिफॉल्टर हो गया। तो लोन डिफॉल्टर का मतलब जो लोन रीपे नहीं कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे किसान हैं देश में जो लोन रीपे नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है? ओवरड्यू बढ़ता जा रहा है। ठीक है। तो पुअर रिपेइंग कैपेसिटी की वजह से डिफॉल्ट रेट बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, समझ में आया? और इस डिफॉल्ट रेट की वजह से बैंकिंग सिस्टम को कैश क्रंच का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, कैश क्रंच मतलब कैश की कमी होना। ठीक है, तो बैंक ने पैसा दिया, अब वो पैसा वापस नहीं आया, तो बैंक के पास पैसा तो कम रह गया, तो उसको कैश क्रंच का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये था आपके लिए प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल क्रेडिट। ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। बेटा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए। तो इस टॉपिक को बहुत डिटेल में कवर करेंगे, है ना, सारी चीजों को कवर करेंगे ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो हम लोग उसका आंसर कर पाए। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन कि डेफिनेशन क्या है। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ग्रेडिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, असेंबलिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज ओवर द कंट्री। बेटा ये 7 कीवर्ड्स हैं, ये सातों कीवर्ड्स एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की डेफिनेशन में होना चाहिए। ठीक है, तो हमसे कोई भी कीवर्ड मिस ना हो इसलिए मैंने एक निमोनिक बनाया हुआ है। क्या है वो निमोनिक? GST ऐप डाउनलोड। मतलब एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ग्रेडिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, असेंबलिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड डी से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज ओवर द कंट्री। ठीक है बेटा, ये CBSE ने 2 मार्क्स में डेफिनेशन पूछी हुई है ना, शायद 2022 में 2 मार्क की डेफिनेशन आई थी कि व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक। अब एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में फार्मर्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती थी की बात कर रहा हूँ बेटा, ये पहले की बात है, पहले की प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अब तो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में इंप्रूवमेंट के लिए कई सारी चीजें की हैं, उनको भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले पढ़ते हैं कि पहले क्या प्रॉब्लम आती थी। ठीक है, तो पहले क्या प्रॉब्लम आती थी? प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द फार्मर। सबसे पहली है बेटा लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन। मतलब एक फार्मर को मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि उसकी क्रॉप्स के बेस्ट प्राइजेस क्या हैं। मतलब फार्मर्स did not have information about best prices। मतलब कि फार्मर को ये नहीं पता है कि मेरी क्रॉप्स के बेस्ट प्राइसेस क्या मिल रहे हैं मार्केट में। तो जो बड़ा व्यापारी बोल देगा, या जो वो मार्केट में किसी के पास बेचने गया और उस व्यापारी ने बोला कि यही प्राइसेस चल रहे हैं, तो उसको अपने क्रॉप्स को प्राइसेस उसी प्राइसेस में बेचना पड़ेगा फोर्सफुली। ठीक है, तो फार्मर्स डिड नॉट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट बेस्ट प्राइसेस
एंड फार्मर्स फोर्स्ड टू सेल देयर क्रॉप्स एट लो प्राइसेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आती थी बेटा, मैनिपुलेशन बाय बिग ट्रेडर। ठीक है, जो बड़े व्यापारी हैं, है ना, कुछ सालों पहले तक, या कह लो 10 साल पहले, कि जो बड़े व्यापारी हैं ये छोटे फार्मर्स को मैनिपुलेट करते थे, बेवकूफ बनाते थे, एक्सप्लॉइट करते थे। कैसे एक्सप्लॉइट करते थे कि लेट सपोज कि एक स्मॉल फार्मर एक बड़े व्यापारी के पास गया कि मेरी 500 किलो फसल है, 500 किलो वीट है। ठीक है, वीट 500 किलो वीट लेके गया, तो ठीक है, बड़े व्यापारी ने फसल देखी, उसका रेट डिसाइड हुआ इन दोनों के आपस में, और जब फसल तोली गई तो 500 किलो निकली फसल, लेकिन बड़े व्यापारी ने बोला कि मैं इसके 490 किलो के ही पैसे दूंगा। क्यों? क्योंकि ये 10 किलो तो वेस्ट में जाएगा। ठीक है, 10 किलो तो हमको साफ सफाई में हमारा नुकसान हो जाएगा, तो मैं तो सिर्फ आपको कितने का पेमेंट दूंगा, 490 केजी का ही पेमेंट दूंगा। तो इस तरीके से बड़े व्यापारी क्या करते थे, छोटे फार्मर्स को मैनिपुलेट करते थे। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी बेटा। ठीक है, अगली प्रॉब्लम जो है, ठीक है, अगली जो प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज। लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज मतलब कि बेटा होता क्या है कि हर क्रॉप का एक सीजन होता है, कि पता है कि अभी गेहूं आने वाले हैं मार्केट में, या पता है कि अभी चावल की फसल उगने वाली है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जब प्रोडक्शन होता है तो मार्केट में सप्लाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब सप्लाई बढ़ जाती है, जब सप्लाई बढ़ जाएगी किसी चीज की, तो उसका रेट क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। सप्लाई बढ़ जाएगी तो उसका रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब क्या होता था, बड़े जो व्यापारी हैं उनको ये पता है कि अभी क्या है, फार्मर्स के पास स्टोरेज करने की फैसिलिटी तो है नहीं, तो अगर उसकी फसल उगी है ना, फसल उसने उगाई है, फसल काट ली है, तो उसको मार्केट में बेचना कंपलसरी है, मैंडेटरी है उसके लिए। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है। ठीक है, अगर स्टोरेज फैसिलिटी होती तो वो क्या करता, स्टोर करता, और जब उसको सही रेट मिलेंगे, जब मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगी तो रेट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो वो जब बढ़ा हुआ रेट रहेगा तब मार्केट में बेच पाता, अगर स्टोरेज फैसिलिटी उसके पास होती तो। ठीक है, चलो, तो ये थी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फार्मर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है मेजर्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या चीजें की हैं। तो सबसे पहली चीज, रेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट या ऑर्गेनाइज्ड मार्केट एक ही बात है बेटा। ठीक है, तो रेगुलेटेड मार्केट का मतलब कि आपने अपने शहर में सब्जी मंडी या अनाज मंडी जरूर देखी होगी, तो वो अनाज मंडी वो क्या है, रेगुलेटेड मार्केट है। रेगुलेटेड मार्केट का मतलब क्या है बेटा, कि वहां पे बहुत लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स आएंगे। ठीक है, उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए। ठीक है, तो होगा क्या कि जैसे मान लो कि एक छोटा फार्मर आया अपनी फसल लेके, अब फसल लेके अगर वो आया, ठीक है, और मान लो कि उस एक व्यापारी से उसकी बात हुई और उसने बोला कि मैं तो इतने ही पैसे दूंगा इस फसल के, तो अगर फार्मर्स को वो प्राइजेस जमते हैं तो ठीक, नहीं तो वहां पे और भी बहुत सारे व्यापारी हैं, तो जिस व्यापारी का रेट उसको अच्छा लगेगा वो उस व्यापारी को अपनी प्राइस अपनी क्रॉप्स को बेचेगा। ठीक है, तो रेगुलेटेड मार्केट का क्या मकसद, टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स फ्रॉम मेल प्रैक्टिसेस ऑफ बिग ट्रेडर्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवा रही है गवर्नमेंट। कैसे प्रोवाइड करवा रही है कि गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा लेवल पे स्टोरेज फैसिलिटीज मतलब वेयर हाउसेज बना रखे हैं गवर्नमेंट ने। ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे वेयर हाउसेज बनाए हैं कि फार्मर्स अपनी फसल वहां पे कुछ है ना बहुत कम रेंट पे करके और उन वेयर हाउसेस को अपनी फसल को स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर रही है, सब्सिडाइज लोन भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सब्सिडाइज्ड लोन्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं गवर्नमेंट द्वारा उन प्राइवेट लोगों को जो वेयर हाउसेस ओपन करना चाहते हैं, जो वेयर हाउसेस बनाना चाहते हैं, उनको भी क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है बाय प्रोवाइडिंग देम सब्सिडाइज्ड लोन्स। ठीक है, नेक्स्ट है अपना कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी।
एक है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी और दूसरा है बेटा डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। बेटा ये दोनों बहुत बड़े टॉपिक हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। यहाँ से सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव कैसे भी तरीके से सीबीएसई क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इनको डिटेल में समझते हैं अगली स्लाइड्स में, ठीक है। तो अगली स्लाइड में समझते हैं कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। सबसे पहले वही समझते हैं कि कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी का मतलब क्या है। बेटा कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी का नॉर्मल आसान भाषा में समझो तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी का मतलब कि एक गांव में अगर 50 फार्मर्स हैं, 50 छोटे छोटे फार्मर हैं, तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी क्या करती है, उन 50 फार्मर को इकट्ठा करती है और बोलती है कि आप 50 फार्मर नहीं हो, आप एक फार्मर हो। क्या हो? एक फार्मर हो। आप 50 फार्मर जितनी भी क्रॉप्स उगाओगे वो सारी एक साथ हमको जमा करवा देना और हम क्या करेंगे, फिर एक बड़े व्यापारी से डील करेंगे। इससे क्या फायदा होगा ये आगे समझेंगे, बट कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी क्या होती है सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच फार्मर्स पूल देयर मार्केटेबल सरप्लस एंड सेल इट कलेक्टिवली, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अब इसके बेनिफिट क्या है फार्मर्स को ध्यान से समझना। बेटा बेनिफिट्स ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी टू द फार्मर, इट इम्प्रूव्स बार्गेनिंग पावर ऑफ स्मॉल फार्मर्स। बेटा मैंने अभी बताया कि एक छोटे फार्मर का बार्गेनिंग पावर है ना, अगर वो बड़े ट्रेडर के पास जाएगा तो प्राइसेस के लिए बहुत ज्यादा उससे बार्गेन नहीं कर सकता, लेकिन अगर 50 फार्मर एक साथ अपनी फसल को बेचेंगे इकट्ठा करके तो उनका बार्गेनिंग पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब बड़े व्यापारी को उसकी बात सुननी पड़ेगी क्योंकि जो अमाउंट ऑफ क्रॉप है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो सारा अगर साथ में बेचेंगे तो क्या होगा, बार्गेनिंग पावर क्या हो जाएगा बेटा, इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, इट प्रोवाइड्स स्टोरेज फैसिलिटीज, मतलब कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, जो बड़ी बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, उनके खुद के वेयर हाउसेस भी होते हैं और उनके पास बल्क ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी होती है। तो जितने भी फार्मर उस कोऑपरेटिव के मेंबर हैं उनके लिए एक सुविधा कोऑपरेटिव ने करी हुई है कि अपन तब फसल को बेचेंगे जब फसल के रेट अच्छे मिलेंगे, ठीक है। फसल के रेट अच्छे मिलेंगे तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं, अपने कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज क्या करती हैं, अपने वेयर हाउसेज में उन क्रॉप्स को स्टोर कर लेती है और स्टोर करने के बाद जब रेट आएगा तब उस फसल को बेचेगी, ताकि उन फार्मर्स का भी फायदा हो और उसमें से कुछ परसेंट किसका कमीशन रहता है बेटा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, ठीक है। इनके पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी बल्क में अवेलेबल रहती हैं। नेक्स्ट, इट फुलफिल्स इमीडिएट कैश रिक्वायरमेंट, मतलब बेटा अगर एक छोटा फार्मर बैंक के पास लोन लेने के लिए जाएगा, ठीक है, अगर वो बैंक के पास लोन लेने के लिए जाएगा तो बहुत सारा पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, कोलैटरल इज रिक्वायर्ड, ठीक है, बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बैंक उसके सामने रखेगा। लेकिन अगर एक फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, उसकी इमीडिएट कैश रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करती है। मतलब अगर उसको कोई पैसा चाहिए, ठीक है, तो कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको अपने फार्मर जो मेंबर्स हैं उनको इस तरीके से भी मदद करती है कि अभी हम आपको पैसा दे देते हैं, जब आपकी फसल बेचेंगे तो जब फसल बेचेंगे और उनमें से जो अमाउंट आएगा उसमें से हमारा पैसा काट के और फिर आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये है बेनिफिट्स ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी टू द फार्मर्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। बेटा कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी में हमने पहले डेफिनेशन समझी, उसके बाद बेनिफिट्स टू द फार्मर्स समझे। अब समझते हैं कि ये जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी है इसकी पॉपुलैरिटी अभी रिसेंट टाइम्स में क्या हो गई है बेटा, कम हो गई है ना। क्यों कम हो गई है, उसके रीजंस है ना। ये जो क्वेश्चन है ये पूछा हुआ है सीबीएसई ने, है ना, लास्ट ईयर ऑब्जेक्टिव में आया था। लास्ट ईयर क्या हुआ था, ये ऑब्जेक्टिव में आया था, ठीक है। तो क्या कारण है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज की लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी क्या हो गई है, कम हो गई है, उसके रीजंस जानते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव में भी आ सकता है बेटा। तो 3 रीजन है। इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ फार्मर्स, मतलब कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी बहुत ज्यादा लेवल पे फार्मर्स को कवर नहीं कर पाई है ना, तो इसलिए उनकी पॉपुलैरिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। सेकंड, इनएफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब बेटा क्रॉप्स को बेचने में, वेयर हाउसेस बनाने में और उन क्रॉप्स को बेच के फिर फार्मर्स को
पैसा देने में, है ना, ये जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी कर रही है उसमें बहुत ज्यादा वो एफिशिएंट नहीं हो पाई, उनके जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, इसलिए भी क्या हो रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है दिन पे दिन। ठीक है, नेक्स्ट, लैक ऑफ एप्रोप्रिएट लिंक बिटवीन मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव्स। बेटा प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव्स का मतलब क्या हुआ कि एग्रो प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव्स होता क्या है, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को खरीद के और उससे प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे आलू की चिप्स। तो आलू की चिप्स क्या है, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, क्योंकि आलू की चिप्स को खरीद आलू को खरीद के वो आलू से क्या बना रहे हैं, चिप्स बना रहे हैं। तो ऐसे कोऑपरेटिव्स को क्या बोलेंगे, प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव। और मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स तो आपने अभी जो मैंने आपको पढ़ाया। अब इन दोनों कोऑपरेटिव्स के बीच में लिंक नहीं है, सही प्रॉपर तरीके से लिंक नहीं बैठ पा रहा, इसीलिए भी क्या हो रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है। बेटा आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, मैं सारे ही टॉपिक्स कवर कर रहा हूं ताकि सीबीएसई 19 मार्च के पेपर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपको ऐसा ना लगे कि यार ये तो नहीं पढ़ा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक। अब बात करते हैं बेटा डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या क्या चीजें अपनाई है, तो सबसे पहली चीज मैंने क्या पढ़ाई, रेगुलेटेड मार्केट। सेकंड क्या पढ़ाई, स्टोरेज फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है। थर्ड क्या पढ़ाया, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, उसको बहुत डिटेल में कवर किया। और अब पढ़ रहे हैं डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट क्या है बेटा, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है 3 मार्क्स सीबीएसई में। ठीक है, तो क्वेश्चन था व्हाट वर द डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम। ठीक है, तो उसका आंसर क्या है, ध्यान से समझो। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट ने अपनाया हुआ है वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बेटा मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, एक फार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट प्राइस फ्लक्चुएशन। ठीक है, प्राइस फ्लक्चुएशन के अगेंस्ट में एक फार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि जो सोइंग सीजन होता है, जब फसल बोने का टाइम होता है, तभी गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ क्रॉप्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस को अनाउंस कर देती है। जैसे मान लो कि सोइंग सीजन में 2000 रुपए क्विंटल, 2000 रुपए मान लो केजी, 2000 रुपए केजी वीट का प्राइस है। इतना होता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मान लो कि ये गवर्नमेंट ने एमएसपी अनाउंस कर दी कि अगर कोई फार्मर वीट उगाता है तो 2000 रुपए किलो में गवर्नमेंट उससे खरीदने को तैयार है उसकी सारी प्रोड्यूस को। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या ऑप्शन दे रहा है कि अगर मार्केट में आपको 2200 मिल रहे हैं पर केजी के, 2200 मिल रहे हैं, तो आप जाके क्या करो, मार्केट में बेच दो, आप ज्यादा प्रॉफिट कमाओ। लेकिन अगर बम्पर प्रोडक्शन हो गया, और बम्पर प्रोडक्शन हो गया तो सप्लाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और सप्लाई बढ़ गया तो रेट क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। तो मान लो कि अब मार्केट में रेट क्या हो गया, 1800 हो गया, 1800 हो गया। तो फार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि आप 1800 में मार्केट में मत बेचो, आप किसको कर दो, 2000 रुपए किलो में किसको बेच दो, गवर्नमेंट को बेच दो, हम आपकी सारी फसल को खरीद लेंगे, आपको नुकसान नहीं होने देंगे। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस किस लिए है, टू प्रोटेक्ट द इनकम ऑफ फार्मर्स अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशंस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बफर स्टॉक। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे जो अनाज गवर्नमेंट खरीदती है, ठीक है, उसके क्या यूज कर रही है, ध्यान से समझना। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से गवर्नमेंट ने फार्मर से अनाज खरीदा, अब अनाज खरीद के क्या किया, बफर स्टॉक किया। बफर स्टॉक किसके थ्रू होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना, एक अलग पूरा डिपार्टमेंट बना रखा है गवर्नमेंट ने, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI। ठीक है, अब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जितना भी अनाज खरीदा उसका क्या कर लिया, स्टॉक कर लिया वेयर हाउसेज में, है ना, वेयर हाउसेज में स्टॉक कर लिया। और स्टॉक को आप कहाँ यूज करेंगे, जैसे मान लो कि अगले साल अगर फसल अच्छी नहीं हुई, तो फसल अगर अच्छी नहीं होगी तो सप्लाई कम है तो रेट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, इकोनॉमी में क्या आ जाएगा, महंगाई आ जाएगी। तो महंगाई को काउंटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, उस सप्लाई को बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, जो स्टोरेज में अनाज पड़ा है
उसको क्या करेगी, मार्केट में उतार देगी ताकि जो प्राइजेस हैं वो थोड़े बहुत स्टेबल हो पाए। सेकंड यूज क्या करती है, नेचुरल कैलेमिटीज के सिचुएशन में, जैसे कहीं आपने देखा होगा न्यूज चैनल्स पे कि कहीं बाढ़ आ गई है, कहीं अर्थक्वेक आ गया है, तो हेलीकॉप्टर से फूड के पैकेट्स गिरते हुए देखे होंगे, ठीक है। तो वो सारा अनाज कहाँ से आता है, बफर स्टॉक से, जो सरकार एमएसपी पे खरीद लेती है। और क्या यूज करती है, थर्ड पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उस अनाज को सरकार फार्मर से खरीद के क्या करती है, इट प्रोवाइड फूड ग्रेन्स टू पुअर एट सब्सिडाइज रेट। 1 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए किलो चावल, इस तरीके से वो गरीबों को अनाज बांट देती है सब्सिडाइज रेट पे, ठीक है। तो दीज 3 आर द डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट adopted by government to improve agricultural marketing system, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चलो अब बात करते हैं इमर्जिंग मार्केटिंग चैनल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। एक एक चीज को कवर करेंगे ताकि एक ऑब्जेक्टिव का मार्क भी अपना नहीं कटे 19 मार्च के पेपर में। तो इमर्जिंग मार्केटिंग चैनल्स क्या है आज की डेट में, वो है फार्मर्स मार्केट। फार्मर्स मार्केट का मतलब कि जहां फार्मर खुद डायरेक्ट कंज्यूमर को, कस्टमर को अपनी फसल बेच पाए। अगर कोई बीच में होगा तो बीच में उसका कमीशन भी होगा। अगर फार्मर कस्टमर को डायरेक्ट प्रोडक्ट बेचेगा, डायरेक्ट अपनी सब्जियां बेचेगा, क्रॉप्स बेचेगा, तो सारा प्रॉफिट किसका होगा बेटा, फार्मर का होगा और फार्मर की इनकम बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि फेमस फार्मर्स मार्केट इन द कंट्री। पहला है अपनी मंडी। अपनी मंडी क्या है, अपनी मंडी कहां पर है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। इन 3 स्टेट्स में फार्मर्स मार्केट को क्या बोला जाता है, अपनी मंडी। अपनी मंडी कहाँ है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट भी पूछा गया है राइट टू बाजार। राइट टू बाजार कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, ठीक है बेटा। नाम याद होने चाहिए विद स्टेट, आएगा आपके ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। ये दोनों पे पूछा जा चुका है, ये दोनों इग्नोर किए हैं तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट फार्मर्स मार्केट क्या है, हदसपुर मंडी। हदसपुर मंडी है कहाँ पर, पुणे में, और उजावार संडीज करके है, उसे है वो है तमिलनाडु में। तो हदसपुर मंडी, पुणे, उजावार संडीज, तमिलनाडु, बाकी राइट टू बाजार आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, और अपनी मंडी हरियाणा, राजस्थान और पंजाब, ठीक है। याद होने कंपलसरी है। चलो नेक्स्ट है अलायंस विद मल्टीनेशनल कंपनीज। और क्या मार्केट, कौन से नए तरीके इमर्ज हो रहे हैं मार्केट में, अलायंस विद फार्मर्स, अलायंस विद द मल्टीनेशनल कंपनीज। फार्मर्स अलायंस विद द मल्टीनेशनल कंपनीज। बेटा हो क्या रहा है, एक नई तरीके का मार्केटिंग चैनल डेवलप हुआ है जिसमें जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो डायरेक्ट किससे डील कर रही हैं, फार्मर्स से डील कर रही हैं। जैसे मान लो कि लेस कंपनी है ना, तो लेस कंपनी सीधा फार्मर्स से जाके आलू खरीद रही है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, लेस कंपनी को भी फायदा हो रहा है, उसको आलू कम रेट में मिल रहे हैं, और फार्मर्स को भी फायदा मिल रहा है। क्या फायदा मिल रहा है कि फार्मर्स को कस्टमर नहीं ढूंढने पड़ रहे हैं। फार्मर्स के पास एक फिक्स कस्टमर है कि ये अपने सारे आलू खरीद लेगा एक प्राइस पे, और उसका टेंशन खत्म, उसके सामने सिर्फ और उसको उगाने का टेंशन है। बेचने के लिए इसको कोई टेंशन नहीं, कहीं नहीं जाना, वो खुद ही आएगा लीज वाला, आपके फार्म पे गाड़ी लगाएगा और खुद आलू भर के और ले जाएगा और आपको पेमेंट दे जाएगा। इससे अच्छा फार्मर्स के लिए कुछ नहीं हो सकता बेटा, ठीक है। तो एक नया मार्केटिंग चैनल इमर्ज हो रहा है, और जिसमें क्या चीजें होती हैं, एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट एट प्री डिसाइडेड प्राइसेस। मतलब कि फार्मर और मल्टीनेशनल कंपनीज, इन दोनों में पहले ही प्राइस डिसाइड हो जाता है कि आप जो मैं आलू उगाऊंगा वो आप इस प्राइस पे सारा खरीद लोगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्री डिसाइडेड प्राइसेस पे होता है। देख रहे हो फार्मर के लिए कितना अच्छा, उसको पहले ही पता है कि मेरी फसल कितने रुपए में बिकेगी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है फार्मर्स के लिए। सेकंड, इट प्रोवाइड्स फार्मर्स विद सीड्स एंड अदर इनपुट्स। बेटा मल्टीनेशनल कंपनीज फार्मर्स को अच्छी क्वालिटी के सीड्स और अदर इनपुट्स लाइक केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये कितना यूज करना है कितना नहीं करना है, इस बारे में भी अपने इनपुट्स देती है, ठीक है। नेक्स्ट, इससे हो क्या रहा है, इट इज रिड्यूसिंग द प्राइस रिस्क ऑफ फार्मर्स। जो फार्मर्स के दिमाग में एक प्राइस को लेके रिस्क रहता है, एक डर रहता है ना, उसको क्या हो रहा है, कम कर रही है ये जो इमर्ज हो रहा है मार्केटिंग चैनल इससे, ठीक है बेटा।
नेक्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ये बताया था कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि रूरल पीपल, जो गांव में लोग रह रहे हैं, उनकी इनकम को किस तरीके से बढ़ाया जाए। तो पहले हमने देखा कि फार्मिंग से कैसे उसकी इनकम को बढ़ाया जाए, उसमें बहुत सारी चीजें देखी, रूरल क्रेडिट देखा, रूरल क्रेडिट को बहुत अच्छे से डिटेल में कवर किया। उसके बाद हमने देखा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, नए मार्केटिंग चैनल कौन कौन से डेवलप हो रहे हैं। अब बात करते हैं अदर देन एग्रीकल्चर। अदर देन एग्रीकल्चर, एक रूरल पर्सन की इनकम को किस तरीके से बढ़ाया जाए, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूड्स टू एस्पेक्ट। डाइवर्सिफिकेशन में दो चीजें होती हैं, एक है चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, मतलब कि एक फार्मर अपने फार्म पे मल्टीपल क्रॉप्स को उगाए, मतलब कि वो एक क्रॉप पे डिपेंड ना रहे, वो 3 से 4 क्रॉप उगाए, ताकि अगर एक क्रॉप खराब भी हो गई तो बाकी 3 क्रॉप उसको पैसा देके जाएगी। या फिर, है ना, इससे एक बेनिफिट और होता है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है। अगर एक ही क्रॉप बार बार उगाएंगे तो सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन अलग अलग क्रॉप्स उगाएंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी और वो न्यूट्रिएंट रिच रहेगी, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है। लेकिन इस पर बहुत ज्यादा डिटेल में अपने को नहीं पढ़ना है, अपने को क्या पढ़ना है, अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कि अब अगर हमें रूरल एरिया में जो पर्सन्स रह रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं, उनकी इनकम को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना पड़ेगी। क्यों जरूरी है, क्या नीड है बेटा, ध्यान से सुनना। इट इज वेरी रिस्की टू बी एक्सक्लूसिवली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर लाइवलीहुड। बेटा ये बहुत ज्यादा रिस्की है कि अगर कोई रूरल एरिया में रहने वाला पर्सन सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो उसके जीने के लिए, तो एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा रिस्की है बेटा। मॉनसून पे बहुत ज्यादा डिपेंड है, मॉनसून अच्छा तो एग्रीकल्चर अच्छा, मॉनसून बेकार तो एग्रीकल्चर भी बेकार, ठीक है। तो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि गांव में रहने वाले लोगों को एक सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए, मतलब कि एग्रीकल्चर के अलावा भी उसके पास इनकम अर्निंग सोर्स होने चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं। तो पहली है एनिमल हस्बेंड्री। बेटा आपने ना गांव में बहुत कम ऐसे किसान देखे होंगे जिनका खेत है, जो फार्मिंग करते हैं और जिनके पास कुछ भी गाय भैंस, है ना, ये सारी ये ना, ठीक है। क्यों, क्योंकि गाय भैंस क्या खाती है, चारा खाती है, तो चारा तो उनके पास फार्मिंग में उनके पास होता ही है। अब उनके लिए क्या होता है कि वो दूध निकाल के, दूध बेच के और उससे एक्स्ट्रा इनकम कमा लेते हैं, तो एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। इसमें एक व्हाइट रिवॉल्यूशन आया था बेटा, डेयरिंग में व्हाइट रिवॉल्यूशन आया था, जिसमें क्या किया गया व्हाइट रिवॉल्यूशन में, इंडिया दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग और लार्जेस्ट कंज्यूमिंग कंट्री है दूध का, ठीक है। तो इस व्हाइट रिवॉल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड, दोनों का मतलब सेम ही है बेटा। इन दोनों में क्या किया गया कि लोगों को एनकरेज किया गया कि ज्यादा से ज्यादा दूध का प्रोडक्शन आपको बढ़ाना है, ठीक है। तो इसे कहते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन। ये कौन लेके आया था बेटा, ये भी नाम याद रखना, वर्गीस कुरियन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, वर्गीस कुरियन, ठीक है। तो एक अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या हो गई, एनिमल हस्बेंड्री। सेकंड क्या हो गई कि आप फार्मर्स को बोल सकते हो कि आपके फार्म के पास में एक पूल बना लो जिसके अंदर आप मछली पालन कर सकते हो, फिशरीज कर सकते हो। थर्ड है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, मतलब क्रॉप्स नहीं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये उगाना, ठीक है। तो उसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर को इंडिया का क्लाइमेट और इंडिया की सॉइल भी सपोर्ट करती है, ठीक है। तो वेराइंग क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशन सपोर्ट्स डाइवर्स हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। बेटा हॉर्टिकल्चर अपने यहाँ पे देखते हो ना आप, कहीं ब्लैक सॉइल है, कहीं रेड सॉइल है, तो सॉइल के अकॉर्डिंग हम लोग, हमारा देश क्या है, सॉइल के अकॉर्डिंग बहुत डाइवर्स हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स उगा सकता
है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेटिक और सॉइल कंडीशन चेंज है, अलग अलग रीजन्स में चेंज है। ठीक है, और इस हॉर्टिकल्चर को भी एनकरेज और प्रमोट करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा इन प्रोडक्ट्स का, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन बढ़े, तो उसके लिए कौन सा रिवॉल्यूशन आया था बेटा? गोल्डन रिवॉल्यूशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं पेपर बनाता सीबीएसई का तो ये क्वेश्चन जरूर पूछता कि हाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन हेल्प इन एग्रीकल्चरल और रूरल डेवलपमेंट, कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का की मदद से हम कैसे रूरल डेवलपमेंट कर सकते हैं। बेटा 19 मार्च के पेपर में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखना। चलो, तो आईटी का यूज करके हम लोग रूरल डेवलपमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, ध्यान से समझना। आईटी क्या मदद कर सकता है? वेदर फोरकास्टिंग में। बेटा एग्रीकल्चर में, है ना, एग्रीकल्चर में एक फार्मर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या फेस करता है? द बिगेस्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय अ फार्मर इन एग्रीकल्चर इज अनसर्टेन वेदर कंडीशन। मतलब वेदर की जो कंडीशन है वो बहुत अनसर्टेन है, अनिश्चित है कि कल क्या होगा। ऐसा नहीं हो कि कल बारिश होने लग जाए, या ऐसा नहीं हो कि उसने फसल बोई और 1 महीने तक बारिश नहीं हो रही है तो उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो आईटी क्या मदद कर सकता है? आईटी कैन हेल्प इन वेदर फोरकास्टिंग, प्रेडिक्टिंग वेदर को प्रेडिक्ट करने में आईटी एग्रीकल्चर या रूरल की मदद कर सकता है डेवलपमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट, एप्स एंड सॉफ्टवेयर कैन हेल्प फार्मर्स इन फाइंडिंग बेस्ट प्राइजेस। बेटा एप्स और सॉफ्टवेयर की मदद से एक फार्मर घर पे बैठे बैठे अपने मोबाइल में देख सकता है कि आसपास के जिलों की मंडी में क्या प्राइजेस चल रहे हैं। जिस जिले में ज्यादा प्राइजेस चलेंगे वो उस जगह जाके अपनी क्रॉप्स को बेच सकता है। ये बहुत ज्यादा अच्छा है, और गवर्नमेंट इसके लिए एक ऐप भी बना रखा है गवर्नमेंट ने, वो है ई मंडी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सॉइल की कंडीशन को बताने में भी आईटी मदद कर सकता है। जैसे कि एक फार्मर को अगर ये पता चल जाए कि उसकी सॉइल में कौन कौन से मिनरल्स हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं और वो किस क्रॉप को सपोर्ट करेंगे। मतलब ऐसा होता है ना बेटा कि कुछ मिट्टी में ऐसे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं और वो एक पर्टिकुलर क्रॉप को सपोर्ट करते हैं, तो उस मिट्टी में वो क्रॉप बहुत ज्यादा बम्पर प्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, तो अगर फार्मर को ये पता चल जाए तो उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और प्रोडक्शन बढ़ गया तो उसकी इनकम बढ़ जाएगी। तो आईटी क्या कर सकता है? सॉइल की कंडीशन इंप्रूव करने में मदद कर सकता है एक फार्मर की। ठीक है, नेक्स्ट है, गवर्नमेंट कैन प्रेडिक्ट एरियाज ऑफ फूड इनसिक्योरिटी एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शंस अकॉर्डिंगली। बेटा गवर्नमेंट आईटी की मदद से क्या कर सकती है? ऐसे एरियाज को डिटेक्ट कर सकती है जो फूड इनसिक्योरिटी, जहां पे फूड इनसिक्योरिटी होने वाली है, मतलब कि जहां पे सूखा पड़ने वाला है, जहां पे हो सकता है कि इस साल प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो। अब उन एरियाज को अगर गवर्नमेंट ने आईटी की मदद से प्रेडिक्ट कर लिया तो फिर क्या कर सकते हैं? वहां पे सारी चीजें बहुत ज्यादा लेवल पे ना बिगड़ जाए, इसके लिए वो कुछ प्रॉपर तरीके से प्रोएक्टिवली एक्शंस ले सकते हैं ताकि वहां पे सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब ना हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये 19 मार्च के पेपर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चल नेक्स्ट बेटा लास्ट टॉपिक, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? It refers to that kind of farming that relies on techniques such as green manure and compost. बेटा ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स इनका यूज ना करते हुए क्रॉप्स को उगाना। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका हेल्थ के ऊपर बहुत नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है। अगर ये ज्यादा मात्रा में यूज होते हैं तो इनका हेल्थ के ऊपर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग कौन सा कॉन्सेप्ट है जो किन टेक्निक्स पे रिलाय करता है? ग्रीन मैन्योर और कंपोस्ट। अब इसके फायदे क्या हैं बेटा? फायदे देख लेते हैं फटाफट। ये क्या है? इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल कैसे है? इसकी कॉस्टिंग कम आती है। कम क्यों आएगी? क्योंकि इसमें केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं है, तो एक फार्मर को इस पे खर्चा
नहीं करना पड़ेगा। बेटा ये जनरली है ना महंगी पड़ती है, ये तो बुक में लिखा हुआ है और अपने को मार्क्स से मतलब है इसलिए लिख रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग कम सस्ता नहीं पड़ती, ये महंगी पड़ती है उल्टा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स हेल्दी एंड न्यूट्रिएंट रिच फूड। अभी मैंने बताया कि जो ऑर्गेनिकली जो सब्जियां उगी हुई है ना, वो क्या है आपके लिए ज्यादा हेल्दी है। क्यों? क्योंकि उसमें केमिकल्स नहीं मिले हुए हैं। ये क्या रहेंगी, एनवायरनमेंट के लिए सेफ रहेंगी क्योंकि केमिकल्स का यूज नहीं है, और सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होगी। बेटा पेस्टिसाइड्स और केमिकल से सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, खराब होती है। तो इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग का बेनिफिट क्या है कि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी। ठीक है, लिमिटेशंस क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग के, कि शॉर्टर शेल्फ लाइफ। शॉर्टर शेल्फ लाइफ का मतलब क्या है बेटा, कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो शेल्फ लाइफ है, उनकी जो एक्सपायरी है ना, वो बहुत कम है। मतलब वो बहुत कम समय में खराब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें केमिकल्स और उनका यूज नहीं है। तो केमिकल्स और इनके यूज से क्या होता है कि उस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो अब इसमें यूज नहीं करते हैं केमिकल का, तो इसकी शेल्फ लाइफ क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, नेक्स्ट जो लिमिटेशन है कि लिमिटेड चॉइसेस ऑफ क्रॉप्स। बेटा कुछ ही क्रॉप्स है, कुछ नहीं मतलब हाँ कुछ ही क्रॉप्स हैं जिनको आप ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हो बिना केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के। आप सारी क्रॉप्स को विदाउट केमिकल पेस्टिसाइड्स नहीं ग्रो कर पाओगे। तो आपके पास अगर आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है तो आपके पास बहुत लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप्स है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या रहती है, कम रहती है। ठीक है, ऑब्वियसली केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं है तो प्रोडक्शन क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये था आपके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग, और ये था आपके लिए पूरा कंप्लीट कवरेज ऑफ रूरल डेवलपमेंट चैप्टर। ठीक है, अब अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, है ना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना बेटा। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच।